हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ब्रजेश कुमार पर। तो आज जो है हम 12 क्लास के एनुअल एग्ज़ाम में पूछे गए 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार इस वीडियो को देखें और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाएं। हमारा जो पहला क्वेश्चन कहता है कि आवेश की बीमा होती है। तो आवेश की बीमा होती है, तो उससे पहले हम जानते हैं कि आवेश का फार्मूला क्या होता है। तो आवेश का जो फार्मूला होता है वह होता है Q बराबर क्योंकि आवेश को हम Q से दर्शाते हैं I इंटू टी। आई जो है यहाँ पर हमारा एम्पियर यानी कि धारा है, जिसका एम्पियर में मापते हैं, यहाँ लिखते हैं एम्पियर, क्योंकि हमको यहाँ बीमा चाहिए, डायमेंशन क्या चाहिए, डायमेंशन। तो और डायमेंशन को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो धारा को हम एम्पियर में मापते हैं और टाइम को हम किस में मापते हैं, टाइम तो टाइम यानी सेकेंड है, लेकिन हम जब बीमा में लिखते हैं तो इसको टी में ही लिखते हैं। तो हमारा जो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम। तो हमारा जो बीमा जो हो जाएगा वह हो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम, जो कि हमें एक नंबर में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर सही है मेरा। अब कहता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वह फैराडे प्रति मीटर होता है। तो क्या होता है, फैराडे प्रति मीटर, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अब कहता है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। यहाँ पर दिया गया विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, विद्युत क्षेत्र। तो हम देख रहे थे पहले विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं, विद्युत विभव किसको कहते हैं, विद्युत धारिता किसको कहते हैं और विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं। पहला जो है हमारा विद्युत फ्लक्स है, यानी विद्युत फ्लक्स देखते हैं किसको कहते हैं। तो किसी चालक के, हम लिखते जाते हैं परिभाषा को, किसी चालक के ऊपरी सतह पर मौजूद विद्युत बल रेखा की सतह को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है, फाई द्वारा सूचित किया जाता है, फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका जो SI यूनिट होता है विद्युतीय फ्लक्स का वह होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। अब जो है हमारा दूसरा जो है विद्युतीय विभव। अब विद्युतीय विभव क्या है, तो विद्युतीय विभव, तो विद्युतीय विभव इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को अंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। इसे V द्वारा सूचित किया जाता है, V द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका जो SI यूनिट होता है, यानी विद्युतीय विभव का SI यूनिट जो होता है वह होता है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम।
अब जो है हमारा तीसरा जो है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता या विद्युतीय धारिता क्या है? तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता कहते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट यानी कि कूलम पर वोल्ट, यानी कि आवेश तथा चालक। तो आवेश को हम किससे, कूलम से, और चालक को जो है वी से, कंडक्टर को वी से। तो और इसे हम फैराडे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराडे भी कहते हैं। अब जो हमारा तीसरा वह चौथा जो है हमारा विद्युतीय क्षेत्र है। विद्युतीय क्षेत्र। अब जो हमारा विद्युतीय क्षेत्र क्या है? विद्युतीय क्षेत्र इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र क्या है? विद्युतीय क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण एवं या विकर्षण बल उपयोगी होता है, तब उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। जिसे हम फिगर बना के समझाते हैं कि मान लीजिए कोई आवेश, इसमें कोई आवेश है और यहाँ से क्यू, इधर से तो ये जो हमारा, यही हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र। तो और इसे हम किसके द्वारा सूचित करते हैं? इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे जो है ई द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। E इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स को F से और चार्ज को Q से दर्शाते हैं। और फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन होता है, और Q का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है? कूलम होता है। तो अतः हम E इक्वल टू न्यूटन बाय कूलम लिख सकते हैं। न्यूटन बाय कूलम लिख सकते हैं और न्यूटन बाय कूलम लिख सकते हैं। लेकिन हमें जो पूछा गया क्या कि वोल्ट प्रति मीटर, यहाँ पर जो हमारा जो क्वेश्चन है वह कहता है 3 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो हमने इसमें से जो देखा कि विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है, वेबर होता है, और विद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड, और विद्युत धारिता का जो SI मात्रक होता है क्या होता है, फैराडे होता है। अब विद्युत क्षेत्र तो हमें चाहिए वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर से देखिए हम न्यूटन को लिख सकते केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अब प्रति में बटे में कूलम। हम जानते हैं कि 1 वोल्ट बराबर जो होता है, 1 वोल्ट बराबर जो होता है वह तो जूल प्रति कूलम्ब, क्या होता है, जूल प्रति कूलम्ब। तो जूल प्रति कूलम्ब, तो 1 जूल बराबर जो होता है वह था केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और कूलम्ब तो कूलम्ब है। तो हमें जो यहाँ से मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 मीटर है, तो हम जो क्या करेंगे 1 मीटर से ऊपर में गुना कर देंगे और 1 मीटर से नीचे में गुना कर देंगे। तो अब जो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे कूलम्ब गुना 1 बटे मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब जो हम इतना का जो मान जानते हैं वह क्या था, वोल्ट होता है, क्या था, वोल्ट गुना 1/मीटर। तो हम इसको मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब हम वोल्ट को मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति मीटर हो जाएगा। तो हमें यही चाहिए वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका जो SI मात्रक जो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। किसका SI मात्रक है, तो किसका है SI मात्रक, विद्युत क्षेत्र का। किसका है, विद्युत क्षेत्र का। अब कहता है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का जो मान होता है वह होता है 2। वह कितना होता है, 2। अब कहता है ए मीटर का प्रतिरोध होता है कम, बड़ा, बहुत कम, बहुत बड़ा। तो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह बहुत ही कम होता है, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। अब कहता है LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। अब पहले हम देख लेते हैं LR परिपथ कहते किसको है। और जो LR परिपथ में ये LR परिपथ का जो है फिगर है। तो अब कहते हैं LR परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक, R प्रतिरोध तथा प्रत्यावर्ती स्रोत को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे देख लिया जाए। ये जो हमारा ये कोण, ये फा, ये कलांतर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कलांतर कहलाता है। और ये जो हमारा कहलाता है जेड, जिसको हम प्रतिबाधा कहते हैं।
प्रतिबाधा, और आर को जो हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं, किस पर, और ये है वाई, ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, आर को हम आर एक्स एक्सिस पर और एक्स एल को हम वाई एक्सिस पर रखते हैं। तो हमें जो चाहिए एल आर परिपथ का प्रतिबाधा चाहिए, एल आर परिपथ का प्रतिबाधा जिसको हम जेड से सूचित करते हैं। तो जेड बराबर हो जाएगा क्या, रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, तो एक्स एल का स्क्वायर हम यहाँ पर अभी लिखे हैं फिगर में कि एक्सएल बराबर होता है किसके, ओमेगा एल के, किसके बराबर होता है, ओमेगा। तो एक्सएल की जगह हम ओमेगा एल लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। तो अब जो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो जेड बराबर क्या निकल गया, आर स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो हमारा जो यही कहता है कि एल परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो एल परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है वह रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या इंटू ओमेगा स्क्वायर, या थोड़ा सा उल्टा भी लिख सकते, गुना में उल्टा रहने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। अब जो हमारा क्वेश्चन कहता है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है। तो चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg और चुंबकीय लंबाई Lm में जो संबंध होता है, चुंबकीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई Lm है, चुंबकीय लंबाई जो है Lm है, और ज्यामितीय लंबाई जो है, ज्यामितीय लंबाई हमारा जो है Lg। तो चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई में जो संबंध होता है वह होता है Lg बटे Lm इक्वल टू 6/5, यानी कि 6:5 के रेशियो में रहता है। तो हमें चाहिए Lm, हमें यहाँ पर है Lm के रेशियो में देगा, तो हमें Lm का मान निकालना है। तो हम Lm इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, Lm बटे Lg, सिर्फ इसको पलटे देने क्या मान भी पलटेगा, यानी कि 5/6 हो जाएगा। अब ये भाग में उधर जाके गुना में, तो Lm इक्वल टू 5/6 गुना Lg, गुना में क्या जाएगा Lg। हमारा जो ये क्या है आंसर है, कहता है कि Lm बराबर 5/6 गुना Lg, Lm बराबर 5/6 गुना Lg। ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा था, हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अब कहता है लॉरेंट बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो लॉरेंट बल का जो व्यंजक होता है वह होता है फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू फोर्स, सदिश रूप में इसी कारण से हम वेक्टर का सिंबल लगाते जा रहे हैं, प्लस भी गुना बी। तो हमारा जो था ये लॉरेंट बल का क्या था, यह व्यंजक है। तो हमारे पास ये व्यंजक मिला लेते हैं, कौन सा व्यंजक सही है हमारा। तो F इक्वल टू क्यू इंटू एफ प्लस भी इंटू बी, जो कि हमें ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा था। हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है मात्रक हमारा वह है विद्युत ऊर्जा का, किसका है, विद्युत ऊर्जा का, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो आवेशित संधारित्र और संग्राहक पट्टिका, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संधारित्र
संघनक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वह 1 कूलम के बराबर होता है। क्या होता है? 1 कूलम के बराबर, जो हमारा एक सी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 के करीब होता है, जो कि हमारा जो आंसर सी है यहाँ पर दुगुना कर दिया गया है, यानी कि 2 का दुगुना एक तरह से कर दिया गया, 4.14 लिया गया, लेकिन हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है, जो कि हमारे सी नंबर ऑप्शन है। तो ये हमारा क्या सही है। अब कहते दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो 2 समान संधारित्र यानी 2 समान धारिता वाला, तो 2 समान धारिता, मान लीजिए एक धारिता यहाँ पर है सी और एक धारिता यहाँ पर है सी। मान लीजिए हम 1 2 कोई बिंदु ले लेते हैं और इसका जो समतुल्य धारिता हमको निकालना। मान लीजिए यहाँ पर कोई बैटरी लगा हुआ और यहाँ से हमको समतुल्य धारिता क्या करना, निकालना है। यहाँ पर कोई लघुपतित नहीं हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर समान संधारित्र धारिता का 2 संधारित्र है जिसका हम समतुल्य धारिता क्या करना है, निकालना। तो समान धारिता जो है, तो मान लीजिए अगर यहाँ से करंट चलना प्रवाहित होता है, मतलब इस रास्ते से करंट चलना प्रवाहित रहता है, तो इस धारिता से भी समान धारा निकलेगी और इस धारिता से भी समान। तो समतुल्य धारिता जो हमें निकालना, समतुल्य धारिता इक्वल टू सी इक्वल टू हम क्या आ जाएगा, सी प्लस सी यानी कि 2c। तो हमारा जो समतुल्य धारिता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2c के बराबर होगा। किसके? 2c के बराबर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा, 2c। अब 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक गर्म तार ए मीटर मापता है। तो एक गर्म तार ए मीटर जो होता है वह प्रत्यावर्ती धारा का जो मूल माध्य वर्ग मान को मापता है। किसको मापता है? प्रत्यावर्ती के मूल माध्य वर्ग मान को। तो यहाँ पर ए नंबर में कहता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, सी नंबर में कहता है प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान, डी नंबर में कहता है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, और बी नंबर में कहता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान, जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। तो निकट दृष्टि दोष को जो दूर किया जाता है उसके लिए चश्मे में जिस लेंस का उपयोग किया जाता है वह अवतल लेंस रहता है। कौन सा लेंस रहता है? अवतल लेंस। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा, अवतल लेंस। अब कहता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता ए नंबर में कहता है बढ़ती है, बी नंबर में कहता है घटती है, सी में नहीं बदलती है और डी में शून्य हो जाती है। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता का जो मान होता है वह क्या होता है, घटता है। क्या होता है? घटता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी कि हमें एफ दिया गया है। एफ कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। हमें चाहिए डी फॉर डायोप्टर। तो डी बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/f, और डायोप्टर जो होता है हमेशा मीटर में होता है। तो एफ का मान हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और ये इसका जो मान होता है मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो 1/20 गुना 100, तो 20 पंचे 100। हमारा जो आंसर निकल जाएगा वह क्या निकल जाएगा, 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिखा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 5। अब कहता है 17 नंबर क्वेश्चन में कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता का जो मान होता है वो जो संबंध होता है वह होता है M = L/F0 × 1 + D/FE ये होता है। तो हमारा जो
आंसर मिल रहा है वह ए नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर ए नंबर ऑप्शन में कहता है स्थिर रहता है, बी में कहता है बढ़ता है, सी में कहता है घटता है, और डी में कहता है पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो नमन कोण का मान जो होता है वह उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जो होता है वह घटता है, वह क्या होता है, घटता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, घटता है। अब कहता है 19 नंबर में गामा किरणें की तरह होता है, ए नंबर ऑप्शन कहता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें और एक्स किरणें। तो गामा किरणें की तरह जो होता है वह एक्स किरण होता है, गामा किरण के जस्ट रूप क्या होता है, एक्स किरण होता है, जो कि हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन। तो कैथोड किरण पर ऋण आवेश होते हैं, कौन आवेश होता है, ऋण आवेश, यानी कि निगेटिव चार्ज रहता है। तो और इलेक्ट्रॉन पर हम क्या जानते हैं, निगेटिव चार्ज रहता है। तो कैथोड किरण क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन होगा, ना ही न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश ही नहीं रहता है। प्रोटॉन पर जो रहता है वह धन आवेश रहता है, और फोटोन तो ऊर्जा को एक तरह से संचित करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव चार्ज है, इसी कारण से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 20 का ए नंबर हो जाएगा। अब कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है आवेश की, विभवांतर की, धारा की, ऊर्जा की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई जो होती है वह ऊर्जा की होती है, किसकी होती है, ऊर्जा की। अब 22 में कहता है प्रकाश का वेग महत्तम होता है किस में, यानी हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग महत्तम कब होता है या किस में होता है। तो ए नंबर में कहता है हवा में, बी में कहता है शीशा में, सी में कहता है पानी में, और डी में कहता है निर्वात में। तो प्रकाश का वेग महत्तम निर्वात में होता है, किस में होता है, निर्वात में। इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कहता है प्लांक स्थिरांक की विमा है, प्लांक स्थिरांक की विमा है। इससे पहले हम जान लेते कि प्लांक स्थिरांक कहते किसको हैं। प्लांक स्थिरांक यह एक मौलिक स्थिरांक है, स्थिरांक मौलिक या सार्वभौमिक भी कह सकते हैं, मौलिक या सार्वभौमिक स्थिरांक है जो ऊर्जा की क्वांटम प्रकृति को परिभाषित करता है, क्वांटम प्रकृति को क्या करता है, परिभाषित करता है। और एक फोटोन की ऊर्जा को उसकी आवृत्ति से जोड़ता, उसकी आवृत्ति से क्या करता है, जोड़ता, आवृत्ति से जोड़ता है और इसे H द्वारा सूचित करते हैं, H द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं, H द्वारा सूचित करते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट वह होता है जूल इंटू सेकेंड, और जूल को हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो इंटू में और बेस समान है तो पावर क्या आता है, जुटता है, जिसके कारण क्या आ जाएगा, -2, एक जुटेगा क्या, एक घट जाएगा। तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। और इसका डायमेंशन यानी कि बीमा हमें चाहिए, तो बीमा जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, केजी को हम एम से लिखते सूचित करते हैं, मीटर को एल से, और समय को
टी से, तो हमारा जो हो जाएगा ml² प्रति टाइम, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ml² प्रति टाइम। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है कि एक AMU बराबर होता है कि एक एटॉमिक मास यूनिट का जो मान होता है वह तो 1.6 गुना 10⁻27 kg। तो हमारा जो आंसर हुआ ए नंबर ऑप्शन क्या सही है। अब कहता है एक रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। तो एक रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए जो संबंध होता है वह तो अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुना औसत आयु, जो कि हमें डी नंबर ऑप्शन में दिखा। तो हमारा जो आंसर है वह क्या आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहते हैं दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है, तो इसका हम निकाल लेते हैं 25 का द्विआधारी संख्या क्या होता है। तो 25 का द्विआधारी, 25 हमें दशमिक संख्या में दिया गया है, तो इसका हमें चाहिए द्विआधारी संख्या में क्या होता है या द्विआधारी पद्धति में क्या होता है। तो हम इसका निकाल लेते हैं द्विआधारी पद्धति में। तो हम द्विआधारी पद्धति में निकालेंगे क्योंकि द्विआधारी पद्धति का जो बेस यानी कि आधार होता है वह 2 होता है। इसी कारण से हम जो है 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, शेषफल बचा 1, इधर लिखते जाएंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, शेषफल बचा 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, शेषफल बचा 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, शेषफल बचा 1। अब यहाँ से क्या करें, उल्टा रिवर्स क्या करेंगे, लिखेंगे यानी कि 1 1 0 0 1। तो ये जो हमारा हो गया, यही हमारा क्या हो गया, द्विआधारी पद्धति में हमारा मान हो गया किसका, 25 का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 1 0 0 1। तो हम देख लेते हैं 1 1 0 0 1 कौन ऑप्शन में है। तो यहाँ पर जो है 1 1 0 0 है, जो कि हमारा गलत है, यहाँ पर 1 छोड़ दिया है। यहाँ पर है 1 0 0 1, यहाँ पर शुरू में 1 छोड़ दिया, इसी कारण सी रॉन्ग है। यहाँ पर 1 1 0 0 1, जो कि हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब जो है पी टाइप के लिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। तो पी टाइप के अर्धचालक में जो मुख्य धारावाहक होते हैं वह होते हैं इलेक्ट्रॉन। वह कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य जो काम करता है एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। अब कहता है चिन्ह इसमें यानी कि कहता है किस गेट को निरूपित करता है, यानी कि इस गेट का नाम पूछ रहा है कि यह कौन सा गेट है। तो यह जो है हमारा नैंड गेट है, सॉरी नैंड नहीं बल्कि एंड गेट है। क्या है, एंड गेट। क्योंकि यहाँ से मान लीजिए कोई अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको वाई मानते हैं, तो यहाँ पर 2 एक साथ क्या हो रहा है, इसमें इस गेट में इस गेट का नाम पूछा और इसका बुलियन व्यंजक पूछता तो इसका बुलियन व्यंजक जो होता है वह आता है y = a.b। क्योंकि इस दोनों प्रोडक्ट और मान लीजिए कोई इनपुट में क्या आ रहा है, 2 एक तरह से जा रहा है और इनपुट में ये दोनों गुना होकर आउटपुट के रूप में क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो इसी कारण से गुना के रूप में इसका बुलियन व्यंजक हुआ। लेकिन यह पूछा था कि हमें इस गेट का नाम क्या है, तो इस गेट का नाम जो है एंड गेट है। क्या है, एंड गेट। तो इस गेट का नाम क्या हो जाएगा, एंड गेट। अब 29 में कहता नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। तो नाभिक से अल्फा कण जब उत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या से जो है -2 घटता है। क्या घटता है, -2 घटता है। जड़ को हम परमाणु संख्या कहते हैं और इससे जो है 2 घटता है। तो हमारा जो आंसर हो जाए पूछता कि कितना संख्या घटता है, तो वह 2 घटता है। जो हमारा आंसर बी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें जो है वह इलेक्ट्रॉन है। कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब कहता है कि निम्नलिखित नाविकों में सबसे कम अस्थायी है। तो निम्नलिखित नाविकों में सबसे कम अस्थायी जो है वह हीलियम गैस है। कौन है, हीलियम है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हीलियम।
अब कहता नाभिक का घनत्व लगभग होता है। तो नाभिक का घनत्व का जो मान होता है वह होता है 2.29 गुना 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? kg प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखिएगा कि 2.29 जो है 2.29 सम में है, लेकिन 10⁻17 हमको चाहिए। यहाँ पर है 10⁻7, यहाँ पर है 10⁻−7, यहाँ पर 10⁻−17 है, लेकिन यहाँ पर 10⁻17 है, जो कि हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। अब कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो दृश्य भाग में होता है वह होता है बामर श्रेणी। कौन श्रेणी होता है? बामर श्रेणी। यही जो हमारा क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। इसी में पूछा गया है, यही हमारा क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। इसी में पूछा गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? तो हाइड्रोजन श्रेणी स्पेक्ट्रम जो होता है ये बामर श्रेणी जो होता है वह दृश्य भाग में दिखता है, क्योंकि जो एक प्रति लेयर को छोड़ रहा है, इसी कारण से जो है यहाँ से ले रहा है। तो बामर श्रेणी का जो दृश्य भाग है दृश्य भाग में होती है। तो ये हमारा क्या बी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। तो पहला नंबर ऑप्शन कहता है लैम्डा इक्वल टू mv/h, दूसरा कहता है लैम्डा इक्वल टू h/mv, तीसरा कहता है लैम्डा इक्वल टू h इंटू mv, और डी नंबर ऑप्शन कहता है mv/h²। तो हमारा जो आंसर होगा वह लैम्डा इक्वल टू h/mv होगा। क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू h/mv, क्योंकि m द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है। अब कहता है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वह बीटा इक्वल टू d इंटू λ/h होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में हमको दिख रहा था। हमारा आंसर हो जाएगा क्या जगह? ए नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है प्रकाशिक पथ बराबर होता है। प्रकाशिक पथ जो होता है वह तो अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। अपवर्तनांक गुना क्या होता है? पथ की लंबाई, जो कि ए नंबर ऑप्शन में। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य यांत्रिक। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग दोनों होती है, क्योंकि तरंग ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होगा, क्योंकि तरंग जो है दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। यहाँ पर तरंग के बारे में पूछा गया है, इसी कारण से अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होगा, जो कि 37 का सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। अब कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे, अवरक्त किरणें। यहाँ पर जो ध्वनि तरंगे जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, क्योंकि ध्वनि यानी किसी चीज से आवाज निकली और हमारे कानों तक आने में जो तरंग पहुंची उसी को हम ध्वनि, एक तरह से ध्वनि कहते हैं। लेकिन ध्वनि तरंग को जो चुंबक से कोई लेना देना ही नहीं है, इसी कारण से विद्युत चुम्बकीय तरंग ध्वनि तरंग नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता लोहा होता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और चुंबकीय। तो लोहा जो होता है वह लौह चुंबकीय होता है। क्या होता है? लौह चुंबकीय, क्योंकि इसका नाम में क्या? लौह चुंबकीय, यानी कि लोहा क्या होगा? लौह चुंबकीय होगा। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। अब कहता 40 में अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो पहला नंबर ऑप्शन कहता धारा, दूसरा कहता वोल्टेज, तीसरा कहता शक्ति, चौथा कहता आवृत्ति। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में जो है धारा जो है क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब कहता है यदि सिग्मा किसी जगह का नमन कोण है
तो tan सिग्मा का व्यंजक होता है। तो यदि सिग्मा किसी जगह का नमन कोण है तो tan सिग्मा का जो व्यंजक होगा वह BV/BH होगा, क्योंकि मान लीजिए यह नमन कोण है और इनके बीच जो बना यह कोण क्या है, सिग्मा कोण है, और इनका जो हम tan और यह हमारा क्या है, BV है, और यह क्या हमारा BH है, क्या है, BH। tan सिग्मा हमको निकालना, क्या निकालना, tan सिग्मा। हम जानते हैं कि गणित का फॉर्मूला आता है tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो हमारा जो लंब यहाँ पर क्या है, BV है, तो BV है, और हमारा आधार क्या है, BH है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा tan सिग्मा इक्वल टू BV/BH। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 41 का ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।